मैं तो अभी भी सुख और शांति से ही हूं। परेशान तो आप हैं जो 1000 किलोमीटर यहां चल के आ गए मेरे गांव में, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। ये है भारतीयता। फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांति में? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनका क्या? तो उसने कहा अगले जन्म में हल करूंगा। जरूरी है कि सब इसी जन्म में करूं? मेरी एक आजी थी, वो अभी स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे रोज यही कहती थी तू इतना भाग भाग क्यों करता है, आज इस गांव में कल उस गांव में। तो मैंने कहा जल्दी भारत की समस्या हल होनी चाहिए। तो उसने कहा इसी जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगी, क्यों चिंता करता है इतनी? ये जो ब्रेन है ना, ये जो माइंड सेट है, ये पुनर्जन्म में से निकलता है। माने पुनर्जन्म में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज की जल्दी नहीं है, इसलिए गो हत्या भी अगले जन्म में रुक जाएगी, यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे। उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है, वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है? पुनर्जन्म क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई, पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या? अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर, कुछ भी हो सकते हैं। 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी। इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया, कोई किसी को ना मारे। अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है पुनर्जन्म की फिलॉसफी में से। फिर इसमें हमारे देश में बड़े ज्ञानी लोग आ गए, जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ज्ञानी आ गए जिनका नाम था महावीर स्वामी, तीर्थंकर हो गए। उन्होंने हमको ये ज्ञान दे दिया, उनको ज्ञान तो अद्भुत हो गया, केवल ज्ञान जिसकी कल्पना है। उनका केवल ज्ञान ये है कि ये जो 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, किसकी क्या भूमिका है, ये उनको मालूम है। और 14 वर्ष की उनकी जो तपस्या है वो इसी बात के लिए है कि ये सृष्टि है, प्रकृति है, इसमें कोई जीव है वो कहां क्या कर रहा है, दूसरा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सब क्या व्यवस्था है, ये उनको ज्ञान हुआ, तो वो केवल ज्ञान है। तो वो बोलकर चले गए कि देखो भाई, ये जीव प्रकृति बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है, इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनके जिंदा रहने से तुम जिंदा हो। तो उन्होंने कहा छोटे भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना, चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ है। कई जीव ऐसे होते हैं ना जो आंख से दिखते हैं, कई नहीं दिखते हैं, तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जो दिख रहे हैं उनको तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जीवों की श्रेणियां बना दिया, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिया। और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलॉसफी बना दिया कि इसको मारोगे तो ये पाप है, इसको मारोगे तो ये पाप है, वगैरह वगैरह। निकला सब पुनर्जन्म में से है। तो हम चूंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, हमारा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा, तो बैलेंस टूटेगा। तो इससे हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीप और डीपर होते चले गए। अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सूक्ष्म स्वरूप दोनों इस देश में विकसित होता चला गया।
इसलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है, पशु हत्या की बात होती है, जीव हत्या की बात होती है। हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की मान्यता से हमने ये ग्रहण किया है। हमारा विचलन इसके लिए होता है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है। फिर उनको यह समझा दिया गया है कि आप जब पुनर्जन्म मानते नहीं है तो पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो इसी जन्म के लिए है, तो खाओ, मौज करो, भोग करो, खाओ पियो मौज करो। वो फिलॉसफी आई। तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको, पहले नाश कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित है। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम जब पुनर्जन्म में गए तो फिलॉसफी कहां तक गई? फिलॉसफी गई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां हृदय कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए भी है, और तुम्हारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है। इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और पड़ोसी के लालच में मत फंसो, मां हृदय कस्य सिद्धनम। तो हमने बना दिया उसको। और यही फिलॉसफी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मुहावरों में, अनेक अनेक संप्रदायों में आई। मूल वो ये है। इसलिए हमको दिल में चोट होती है और गांधी जी को भी चोट होती है कि गाय का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा। भैंस का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भैंस बन गया तो मेरा भी होगा। और जब आप इस फिलॉसफी में आगे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे। जो भी इसको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं होगी। तो हमने टेक्नोलॉजी कैसी बनाई? बैलगाड़ी का पहिया बनाया, हवाई जहाज का नहीं। क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया धीरे 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 रोटेट करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर प्रेशर कम डालती है, उससे जीवों की हत्या कम होती है। इसलिए बैलगाड़ी का पहिया बनाया। इसलिए नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं। पहिया हमने जब बना लिया तो हवाई जहाज का भी बना सकते थे, पहिया पहिया होता है, लेकिन हमने समझबूझकर बैलगाड़ी को चुना है क्योंकि इसमें न्यूनतम जीव हत्या होती है। हम किसी से पिछड़े हुए नहीं है, बहुत सोच समझकर हमने बैलगाड़ी को ऑप्शन में लिया है। दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, उनकी समझ यही है कि जो करना है इस जीवन में करना है, बाद में जीवन नहीं है तो हर चीज तेज करनी है, तो स्पीड के साथ करनी है। हवाई जहाज का पहिया बना लिया। अब हम कहां फंस गए हैं? उन्होंने जी हवाई जहाज का पहिया बना लिया इसलिए वो फॉरवर्ड है, हमने बैलगाड़ी का पहिया बना लिया, हम बैकवर्ड है। ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुष्चक्र है। दुनिया में कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजें तय होती हैं। हम जब ये कहते हैं ना अमेरिका वाले फॉरवर्ड हैं हम बैकवर्ड हैं, तो हम कभी भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई, उनके यहां भी सुनामी आ गया, कैटरीना उसका नाम, और थोड़े दिन पहले आया रीटा। दो पानी के बड़े जलजले आए उनके यहां। कैटरीना ने अमेरिका के 3 राज्यों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना है। 3 राज्यों का सफाया हुआ, लाखों लोग बर्बाद हुए, घर टूट गए, सब कुछ होगा, सड़क पे आ गए। फिर आपने ये भी सुना होगा 5 दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमारे यहां हो जाए तो उस पर गाना गाने लगते। अमेरिका की सरकार ने 5 दिन तक लाखों लोगों की खबर सुध क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ब्लैक्स थे, काले लोग हैं। जिन राज्यों में ये कैटरीना आया वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? प्रश्न ही नहीं है पुनर्जन्म का, चिंता क्यों होनी चाहिए? जिनके यहां पुनर्जन्म का प्रश्न होगा ना, उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होकर पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा।
जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते हैं। वो कहता है ये आखिरी जीवन है, जो करना है इसी में करना है, उसको चिंता नहीं है। सारी दुनिया के अखबारों में लेख लिखे गए और कहा गया कि अमेरिका अपने को बहुत बड़ा 30 मार्खा कहता है और जनहित का रक्षक कहता है, लेकिन अपनी जनता के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? 5 दिन तक ना पुलिस भेजी, ना सेना भेजी, ना कुछ भेजा, ना सामान भेजा, लोग बेचारे ठिठुरते रहे, सड़क पे मरते रहे। और जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है, उन सब लोगों ने एक दूसरों को जमकर लूटा, एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जमकर बलात्कार किए, एक दूसरे की जेबें काटी, एक दूसरे के घरों में घुस के सामान लेके आ गए। भयंकर लूटमार अमेरिका में चलती रही 7 दिन तक। फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तब उसने आर्मी भेजी वहां, लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में 3 दिन और लग गया। माने 10 दिन तक अमेरिका में जमकर तांडव हुआ और जलजले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा, एक दूसरे को लूटा, एक दूसरे के साथ बलात्कार किए, घरों में आग लगाई, सब कुछ हुआ। ये है सभ्यता। अभी भारत की बात करता हूं। भारत में भी सुनामी आया था और हमारे भी 3 राज्य उससे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और सुनामी के बाद हमारे मुंबई में तो पूर आ गया, बाढ़ आ गई और मुंबई के आजू बाजू के करीब 400 साढ़े 400 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इन दोनों ही दुर्घटनाओं में मैंने काम किया था सेवा के रूप में, और हर जगह मैंने देखा कि भारत में जहां ये भयंकर आपत्ति आई है, वहां एक भी भारतवासी ने दूसरे को नहीं लूटा। किसी भी भारतवासी ने किसी की बहन के साथ बलात्कार नहीं किया, किसी भी भारतवासी ने किसी मां के साथ बदतमीजी नहीं की, सबने एक दूसरे को मदद किया। ये है सभ्यता। क्यों? पुनर्जन्म होता है। हां, सारे देश वाले इकट्ठे होके पहुंच गए कि भाई इनकी मदद करो, मदद करो। आप में से भी कुछ गए होंगे। क्यों? क्या मालूम अगले जन्म में हमारे साथ ऐसा हो जाए तो। ये जो पुनर्जन्म है ना, ये बहुत कुछ कराता है। अगर हम पुनर्जन्म से नहीं बंधे हों तो हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अमेरिका में होता है। तो पुनर्जन्म की ये फिलॉसफी है जिसने हमको बांधा है एक सांचे में। हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है। अभी देखो, साइंस टेक्नोलॉजी पे मैं आता हूं, समझा रहा हूं आपको। मेरी मां झाड़ू लगाती है, बचपन से मैं उसको देखता हूं घर में झाड़ू लगाते हुए। तो एक बार मैंने मेरी मां को पूछा, ये जो झाड़ू है उसके आगे का हिस्सा ऐसे खुला हुआ है, पीछे का बंद है, क्यों? आगे पीछे एक जैसा क्यों नहीं? तो मेरी मां ने समझाया, देख ये आगे का हिस्सा खुला हुआ है इसलिए कि झाड़ू लगाऊं तो चींटी ना मर जाए उसके नीचे, खोल के रखा है उसको, तो स्पेस है ना चींटी को निकल के जाने के लिए। एक सीख से दूसरे सीख के बीच में स्पेस है तो वो निकल के चली जाए। ये है टेक्नोलॉजी। हमने झाड़ू भी बनाई है तो ये ध्यान रखा है कि उसके नीचे चींटी ना मर जाए। और भारत में एक तो सीख झाड़ू होती है और एक तो दूसरी झाड़ू होती है जो बहुत ही सॉफ्ट होती है। क्या कहते हैं उसको? फूल झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको भी बनाते समय ध्यान रखा है कि अगर उसमें स्पेस नहीं हो तो झाड़ते समय चींटी जिंदा जाए। ये है हमारी टेक्नोलॉजी। अब यूरोप वालों ने क्या किया? उन्होंने बनाया है एक मशीन, हां, जो खींच लेता है सबको अपने अंदर। देखा, डस्ट खींचता है। कहते तो उसको डस्ट क्लीनर है, लेकिन वो डस्ट क्लीनर नहीं है, डस्ट सकर है। डस्ट को खींचता है और डस्ट के साथ चींटी को भी खींच लेता है, चींटे को भी खींच लेता है, कॉकरोच को भी, और सबको खलास करता है। ये है टेक्नोलॉजी। अब हम इसी में फंसे रहे हैं। हम तो पिछड़े हैं, झाड़ू बनाया है, वो तो बहुत आगे हैं, फॉरवर्ड हैं, क्योंकि उन्होंने डस्ट सकर बनाया है। ये हमारी मूर्खता है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता दुनिया। हर देश अपनी सभ्यता और अपनी मान्यता के हिसाब से आगे बढ़ता है। हमारी सभ्यता है पुनर्जन्म वाली, इसलिए हम जो भी करेंगे उसको ध्यान में रखकर करेंगे।
हर जगह आप यही देखेंगे। हिंदुस्तान में जो भी स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनेगी, आगे बढ़ेगी, उसमें हर जगह आप यही पाएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जो खरा हिंदुस्तानी है, अमेरिका रिटर्न है, तो कबाड़ा करेगा इस देश। हाँ, क्योंकि वहां जो देख के आया है ना कचरा, वो सब यहां चालू कर देगा। कहेगा क्या फालतू काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, 10 शक्कर लेके आओ, उसको थोड़ी देर बिजली लगाओ, पों पों करो, खींच लो सब। अब उसमें कितनी चींटी मरे, कितने मच्छी, कितने मक्खर, उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको पुनर्जन्म में मतलब नहीं है। जो है वो इसी जन्म में है। फिर हम क्या करें, उसकी नकल कर करके हमारे घर में लेके आए, फिर अपने को कहें हाँ हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो बहुत फॉरवर्ड हैं, हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। बिना अपनी सभ्यता को समझे हुए, बिना अपनी संस्कृति को जाने हुए दूसरों पर टिप्पणी करना और अपनों को उससे नीचे मान लेना, यही मूर्खता है। हम तो इसी में फंसे हैं। तो जब भी ये बात खड़ी होती है ना, वो गांधी जी के सामने हो या आपके सामने, गाय कट रही है, भैंस कट रही है, तो जो भारतीयता के लोग हैं, जो पुनर्जन्म में मानते हैं, जो सनातनी हिंदू हैं, भले किसी भी संप्रदाय के हैं, उनके दिल में कसक उठती है कि ये गाय क्यों कटती है। कर नहीं पाते हो वो अलग बात है, कसक तो है दिल में, और इतनी तीव्र कसक है कि आप जरा खुलकर बात कर लो तो इतना फट पड़ते हैं कि गाय बचाने के लिए मुझे मेरी जान देनी पड़े तो मैं तैयार। क्यों आता है इतना तीव्र हमें उद्वेग? ये जो हमारे मंच पे थोड़ी देर पहले विलास भाई बैठे थे ना, 74 साल की उम्र में, उनके मन में इतना उद्वेग क्यों है? वो इसलिए है, पुनर्जन्म की मान्यता है, और हम सब इस मान्यता से बंधे हुए हैं। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है? हमारे सामने प्रश्न यह है कि जिस मान्यता को हमने धारण किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए, या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता होनी चाहिए? यह प्रश्न है सबसे बड़ा। कत्ल खानों का बंद होना नहीं होना, यह इस प्रश्न से तय होने वाला है। हिंदुस्तान में कानून बने हैं, कायदे बने हैं, वो अंग्रेज बनाकर चले गए। उन कानूनों के अनुसार गाय का कत्ल नहीं हो सकता, लेकिन बूढ़ी गाय का हो सकता है, उसी कानून के अनुसार। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दबाव में आके तय किया, और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के स्तर पर बनवाया, केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया। भारत में आप जानते हैं 18 राज्य हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया है, उसमें महाराष्ट्र भी एक है कि गाय का कत्ल तो नहीं करेंगे, लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे, स्वस्थ का नहीं करेंगे, अस्वस्थ का कर लेंगे। तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बहुत बारीक लाइन है। एक डॉक्टर बैठता है कत्ल खाने के गेट पर, जो ये सर्टिफिकेट देता है कि ये स्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, उसके सर्टिफिकेट से तय होता है। एक बार मैं देवनार कत्ल खाने में गया, मेरी आंखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाय एकदम स्वस्थ कटने के लिए गई, और गेट पे डॉक्टर बैठा था। मैंने कहा भाई कानून ये कहता है महाराष्ट्र का कि गाय नहीं कटनी चाहिए। उसने कहा कानून में ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि बीमार गाय कटनी चाहिए। मैंने देखा बात सही है, स्वस्थ तो नहीं काट सकते, अस्वस्थ तो काट सकते। तो मैंने कहा कैसे मालूम तुमको ये अस्वस्थ है? उसने कहा मेरा सर्टिफिकेट है। तो मैंने कहा तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को? उसने कहा बहुत आसान है, किसी भी स्वस्थ गाय के पांव में डंडा मार दो, लंगड़ा के चलने लगे, अस्वस्थ हो गई। किसी भी गाय की पूंछ काट दो, अस्वस्थ हो गई। कान काट दो, अस्वस्थ हो गई। 5 दिन भूखा रखो, चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई, तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी। उसमें मान्यता का प्रश्न नहीं है, कानून का प्रश्न है। तो इस समय भारत के 18 राज्यों में यह कानून है कि गोरक्षा के लिए, लेकिन हर कानून में यह लगा हुआ है। कई राज्यों में यह है कि बछड़ा अगर 3 वर्ष से छोटा है तो नहीं कटेगा, 3 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर है तो कटने को जा सकता है। तो कानून बना दिए उन्होंने। और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं, अंग्रेजियत की मान्यता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से, जड़मूल से खत्म नहीं करते अपनी मान्यता के अनुसार। कि गाय बीमार हो या स्वस्थ, तुमको क्या लेना देना? तुमने पैदा नहीं किया, तुम मारते कैसे हो उसको? जिसने पैदा किया है वो तय करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है। तुम कौन होते हो बीच में अड़ंगा लगाने वाले? ये तो मान्यता का प्रश्न है, कानून में नहीं आता। तो अब इस देश में हमें यह तय करना है कि कानून का राज चलेगा कि मान्यताओं का? प्रश्न ये है इस देश में।
हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना है। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं, जैसे अंग्रेज बनाते थे। 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं सबके सब। हाँ, कोई अंतर थोड़ी है इनमें। ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने। तो वहां भाषण दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। आपको मालूम है, ये भाषण दिया उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेकर बैठा था। एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था, जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, साइंस दिया, ये सब अंग्रेजी शासन ने दिया। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं, लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना, वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे, तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं। आपकी मान्यता है चींटी नहीं मरनी चाहिए, तो आप झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी मान्यता है ही नहीं है, तो वो ध्यान क्यों रखेंगे? कत्ल खाने चले न चले क्या फर्क पड़ता है? तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है? कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं, और अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है, पहले तो पॉलिसी फिर कानून, कि भारत से जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इसको डबल किया जाए। अभी जितना हम जानवर काट के मांस बेचते हैं इसकी मात्रा 2 गुनी कर दी जाए, ये पॉलिसी बनी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी 3600 कत्ल खाने चलते हैं, तो इनकी संख्या 10,000 करनी पड़े, यही होगा ना। तो इस पॉलिसी के तहत सोलापुर में 2 कत्ल खाने खुलने जा रहे हैं। ये है कहानी। इसी पॉलिसी के तहत नागपुर में एक नया कत्ल खाना खुलने जा रहा है, और इसी पॉलिसी के तहत पंढरपुर में एक कत्ल खाना खुलने जा रहा है। इसी पॉलिसी के तहत थोड़े दिन में तुलजापुर में खुलेगा, इसी पॉलिसी के तहत अक्कलकोट में खुलेगा फिर, क्योंकि पॉलिसी तो मान्यता से नहीं चलती ना, वो कानून और न्याय से चलती है। न्याय की परिभाषा वो नहीं जो हमारी मान्यता वाली है, न्याय की परिभाषा वो जिसको लॉ कहते हैं, जस्टिस नहीं। लॉ अलग है, जस्टिस अलग है। तो इस पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने तय कर दिया है, क्योंकि ये अंग्रेजियत की मान्यता है ना, तो उसी अंग्रेजियत की मान्यता से अब सब कुछ संचालित है इस देश में, कुछ बदला नहीं है। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजियत की सारी नीतियां चल रही हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों के बनाए गए सारे कानून चल रहे हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अंग्रेजों का बनाया गया पाठ्यक्रम इस देश में चल रहा है। अंग्रेज लो, लेकिन इस अंग्रेजियत को विदा करो। हमने उल्टा किया है, अंग्रेजों को विदा किया है, अंग्रेजियत को नहीं छोड़ा। तो अंग्रेजियत शासन तंत्र में भी है, कानून में भी है, शिक्षा में भी है, हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार में भी है। उसी अंग्रेजियत ने भारत सरकार को प्रेरित कर रखा है, जो भारत सरकार कहती है कि मीट एक्सपोर्ट डबल होना चाहिए। अब तक हमारे देश में 72 लाख मीट्रिक टन मांस उत्पादन होता है। सरकार चाहती है कि ये 140 लाख मीट्रिक टन हो जाना चाहिए। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत है केंद्र सरकार देने को तैयार है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि सारे कत्ल खाने खोलो, सब्सिडी हम देंगे। और कत्ल खाना खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आराम से मिलती है, और कई करोड़ रुपए का कर्ज बिना ब्याज के मिलता है।
अगर ये कानून का प्रश्न नहीं होता, अंग्रेजियत का प्रश्न नहीं होता, तो क्या होता? मान्यता का अगर प्रश्न होता तो इस देश की मान्यताओं के हिसाब से सजाया हुआ है और दूसरे का कोई हस्तक्षेप आप उसमें पसंद नहीं करते हैं, तो अपने देश को अपनी मान्यताओं के हिसाब से सजाइए, दूसरे के हस्तक्षेप को क्यों पसंद करें? क्योंकि ये जो हमारा छोटा घर है, इन्हीं छोटे छोटे घरों से मिलकर देश बनता है जो बड़ा घर है। ये तो नहीं चलने वाला कि घर हम हमारी मान्यता के हिसाब से चलाएं और देश को विदेशी मान्यताओं के हिसाब से चलाएं या विदेशी नीतियों के हिसाब से चलाएं। ये तो नहीं चलने वाला। और अगर ये चलेगा तो हर समय संघर्ष होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। घर आपने संवारा है अपने हिसाब से, कोई पड़ोसी आके कहे जी उड़द की दाल खाओ रोज, तुअर की अच्छी नहीं होती, और बैंगन का भरता खाओ, ये बटाटा अच्छा नहीं होता, और दूधी भोपले का ये करो, ये अच्छा नहीं होता। रोज आपको आके सवेरे सवेरे भाषण दे, कितने दिन सुनेंगे? कहेंगे भाई तू जा, तेरे घर में कर, हमें क्या करना है वो हम तय कर लेंगे। तू कौन होता हम उड़द की दाल खाएं कि तुअर की दाल खाएं? तू कौन होता ये बताने वाला कि हम दूधी भोपले का रस पिए कि नहीं पिए? होता कौन है तू? हमारे घर में हम तय करेंगे। अगर हम अपने घर के लिए अधिकार पूर्वक इतनी तीव्रता से कहते हैं तो देश के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में क्या करना है वो हम तय कर लेंगे? ये अंग्रेजियत की संसद कौन होती है, या अंग्रेजियत के कानून चलाने वाले पुढ़ारी कौन होते हैं? देश हमारा है, समाज हमारा है, हम तय करेंगे इस देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जितनी तीव्रता से हम हमारे घर के लिए कहते हैं उतनी तीव्रता से समाज के लिए कहें, देश के लिए कहें, तो इस समस्या का समाधान 5 मिनट में निकलता है। इससे ज्यादा उस दिन तक रखो जिस दिन तक उपयोग करना है, नहीं है तो खत्म करो उसको। तो हमारी सरकार इस समय थ्योरी ऑफ यूटिलिटी में फंसी हुई है, और सरकार ही नहीं पुढ़ारी भी उसमें फंसे हुए हैं। तो तर्क क्या देते हैं जी, जो जानवर उपयोगी नहीं है उनका कत्ल क्यों नहीं कर देना चाहिए, ये तर्क आता है। तो उनको पूछना चाहिए कि हमारी मान्यता में तो ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, क्योंकि जिसने ये प्रकृति बनाई है वो कहे तो समझ में आता है कि ये उपयोगी है और ये उपयोगी नहीं है। तुमने तो कुछ नहीं किया है इस प्रकृति में, तुम कौन होते हो तय करने वाले कि ये उपयोगी है या ये उपयोगी नहीं है। और अगर यही प्रश्न मान के चलें कि गाय दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, भैंस दूध नहीं देती तो उपयोगी नहीं है, इसलिए इनका कत्ल करो, तो उनसे पूछो जो ये थ्योरी देते हैं कि भाई थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारी आई भी दूध नहीं देती, तो पूछो ना, वो भी उपयोगी नहीं है, उसको भी कत्ल करो। और थोड़े दिन के बाद तो तुम्हारे वड़िल किसी काम के नहीं है, वो भी उपयोगी नहीं है, तो उनको भी कत्ल करो, क्योंकि थ्योरी ऑफ यूटिलिटी तो बहुत खतरनाक है। अगर आप ऐसे ही अपने जीवन को चलाएंगे कि क्या उपयोगी है क्या उपयोगी नहीं है, तो थोड़े दिन के बाद तो आपके लिए कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। जो कत्ल खाना बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि वो बहुत माइनॉरिटी के लोग हैं जो कत्ल खाना बनाना चाहते हैं। उसमें महापौर हो सकते हैं, महापालिका के लोग हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हैं जो नहीं चाहते, तो उनको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब हमारे देश में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, विनय न मानहु जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। भगवान राम समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीति, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला। तो वही फॉर्मूला हमें अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी मान्यता का सवाल है, ये हमारी अस्मिता का सवाल है, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है। और मुझे बहुत खुशी हुई अभी जिस गांव में मैं जाके आया, जिस बंजारे समाज को भारत सरकार चोर और बेईमान साबित करने में लगी है, उनकी मान्यता है कि हम कत्ल खाना बनने नहीं देंगे। हमारी अस्मिता का प्रश्न, उन्होंने कह दिया कुछ भी हो जाए हम नहीं बनने देंगे इसको, और पूरे गांव ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा है। तो अगर वो इतनी ताकत से खड़े हुए हैं तो हमें तो उनको सिर्फ सहकार भर देना है,
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। और ये सिर्फ एक समुद्र को विनय कर रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, लंका में जाना है। समुद्र कहता नहीं दूंगा, तुम कौन होते हो? तो तुलसीदास कह रहे हैं कि भय बिन होए न प्रीत, जब तक आप डर नहीं दिखाओगे समुद्र को, ये आपसे प्रेम नहीं करने वाला।